जब एक दंपत्ति को प्रेग्नेंट होने में मुश्किल पड़ती है तो सारा ध्यान स्त्री के ऊपर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यंधत्व यानी कि इनफर्टिलिटी कोई स्त्री के कारण ही होता है, पर यह बात बिल्कुल ही गलत है। इनफर्टिलिटी के सारे कारणों में ऐसा स्टडीज़ ने बताया है कि 30% कारण स्त्री की वजह से होते हैं, 30% पुरुष की वजह से होते हैं, 30% मिक्स्ड होते हैं कि दोनों का रोल होता है, और बाकी के 10% का कोई कारण हमें पता नहीं चला है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर उज्ज्वल बैंकर है और आज हम मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। हम आज मेल इनफर्टिलिटी के कॉमन कारण, उसकी ट्रीटमेंट और मेल इनफर्टिलिटी के साथ कैसे प्रेग्नेंट हो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप फर्टिलिटी के सारे टॉपिक्स पे अपडेटेड रहो। तो मेल इनफर्टिलिटी के सबसे कॉमन कारण कौन से है? कई बार एक कपल यानी कि दंपत्ति को पता होता है कि कोई मेल कारण है जिसकी वजह से वो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, और बाकी के सारे केस में एक सीमन एनालिसिस टेस्ट जो बरोबर किया गया हो और WHO के लेटेस्ट क्राइटेरिया के ऊपर जिसका ग्रेडिंग किया हो वो कोई तकलीफ की ओर हमें पॉइंट करता है। समझने के लिए हम ये कॉजेज़ को दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक है स्पर्म की डिलीवरी में प्रॉब्लम और दूसरा है स्पर्म के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम। स्पर्म की डिलीवरी में प्रॉब्लम यानी कोई कारण है जिसकी वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे। इसके कॉमन कारण है इरेक्शन में प्रॉब्लम होना, लॉस ऑफ लिबिडो यानी संभोग रखने में प्रॉब्लम्स हो। तीसरा कारण है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन यानी अंदर की ओर इजैकुलेट होना, और चौथा कारण है ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन कोई ट्यूमर की वजह से हो सकता है या फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन कैंसर के लिए लिया हो, उसकी वजह से भी कोई भी डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं जिसकी वजह से वीर्य बाहर नहीं आ पा रहा हो। स्पर्म के डेवलपमेंट में भी कई कारण हो सकते हैं, और ये सारे कारण या तो स्पर्म का काउंट कम कर सकते हैं, मोटिलिटी यानी गतिशीलता कम कर सकते हैं, या मॉर्फोलॉजी यानी कि नॉर्मल कितने दिखते हैं वो भी कम कर सकते हैं। इसके कॉमन कारण है, पहला है हार्मोनल प्रॉब्लम। अब ये हार्मोनल प्रॉब्लम सेंट्रल यानी कि दिमाग में भी हो सकता है या तो फिर टेस्टिस में भी हो सकता है। या तो ब्रेन प्रॉपर हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या तो टेस्टिस वो हार्मोन्स के सामने प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा। बाहर से मेडिसिन जैसे कि स्टीरॉइड्स या टेस्टोस्टेरोन लेने से भी ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर डायबिटीज़ हो और कंट्रोल में ना हो, या तो फिर ओबेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा वजन हो, तो भी स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है लोकल टेम्परेचर यानी कि टेस्टिस का तापमान। नॉर्मली टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर 2 डिग्रीज बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। अब कोई भी कारण हो जैसे कि ऑक्यूपेशन यानी काम की वजह से कोई रीज़न हो, या मेडिकल कंडीशन हो जिसको वेरिकोसील कहते हैं, उसमें क्या होता है कि वेन्स जो भी टेस्टिस में होती है वो डायलेट हो जाती है, जिससे ब्लड वहाँ रुका हुआ रहता है और तापमान बढ़ जाता है। अब ये तापमान अगर बढ़ जाए तो स्पर्म के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स यानी कि पोल्यूशन, डाइट, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि बहुत ज़्यादा टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन, अच्छी एक्सरसाइज ना हो, ये सारे कारण से भी ऑक्सीडेटिव डैमेज हो सकता है जिससे स्पर्म्स डैमेज हो सकते हैं। प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, टेस्टिस का इन्फेक्शन हो, या यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो, या तो अदर जेनेटिक कारण हो जैसे कि वाई क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम, तो भी स्पर्म डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स या तो वीर्य का ओवरऑल वॉल्यूम कम कर सकते हैं, या तो स्पर्म काउंट कम कर सकते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कम कर सकते हैं, या तो मॉर्फोलॉजी कम कर सकते हैं, या तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एक दूसरी कंडीशन है जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें वीर्य में कोई शुक्राणु नहीं होते। उसको और ज़्यादा इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, और जेनेटिक कारण एक इम्पॉर्टेंट कारण है इसके लिए। तो एक डिटेल हिस्ट्री लेना, फिजिकल चेकअप करना, सीमेन एनालिसिस टेस्ट करना, ज़रूरी लगे तो हार्मोनल टेस्ट करना जैसे कि FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, और जेनेटिक टेस्ट जैसे कि कैरियोटाइप, ये सारे चीज़ करने से हमें इवैल्यूएशन करने में मदद रह सकती है। अब मेल इनफर्टिलिटी में उम्र का क्या रोल है? उम्र डायरेक्टली मेल इनफर्टिलिटी नहीं कॉज करती, पर इनडायरेक्टली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है, और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का एक्सपोजर भी बढ़ता है जिससे स्पर्म के DNA में डैमेज हो सकता है। अब ये स्पर्म के DNA का डैमेज एबॉर्शन का रिस्क बढ़ा सकता है, IVF में कम रिजल्ट्स दे सकता है,
और बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑटिज़म भी कर सकता है। तो मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट क्या है? जल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना, जैसे कि एक हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट वाला डाइट हो, डेली एक्सरसाइज हो, टोबैको कंजम्पशन बंद करने से, अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट करने से और वेट लॉस के ऊपर फोकस करने से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। डायबिटीज़ या कोई भी अनकंट्रोल्ड हार्मोनल डिजीज़ हो, उसको जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहिए। टेम्परेचर का इश्यू हो तो ऑक्यूपेशन में थोड़े चेंजेस, या वेरिकोसील या कोई ट्यूमर हो तो सर्जिकल करेक्शन भी मदद कर सकता है। सिंपल मेडिसिन जैसे कि फॉलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जिसको कोएंजाइम Q कहते हैं, ये सारे लेने से भी स्पर्म का डैमेज रिवर्स हो सकता है। ये सारी सपोर्टिव मेडिसिन 3 से 6 महीने तक लेनी चाहिए और स्टडीज़ ने ऐसा दिखाया है कि 6 महीने से ज़्यादा लेने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। अगर ज़रूरी हो तो हार्मोनल मेडिसिन भी ले सकते हैं, पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए। तो मेल इनफर्टिलिटी के साथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? ये सारी ट्रीटमेंट का एंड पॉइंट वही है कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए। ये सारी सपोर्टिव मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं डैमेज को रिवर्स करने में। स्त्री की उम्र फर्टिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो स्त्री की उम्र ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। तो अगर उम्र 28 साल से कम हो और एक मिनिमल प्रॉब्लम और करेक्टेबल प्रॉब्लम हो तो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, सिंपल मेडिसिन लेके 6 महीने तक और नेचुरली ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी हो तो बीच में ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग भी करा सकते हो। अगर उम्र 29 से 32 ईयर्स के बीच हो और कोई मिनिमल या करेक्टेबल मेल प्रॉब्लम हो तो ये सारी चीज़ें के साथ साथ आप IUI जैसे के प्रोसीजर के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। अगर स्त्री की उम्र 33 ईयर्स से ज़्यादा हो या तो कोई एकदम ज़्यादा सीवियर मेल प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आप डायरेक्टली IVF और ICSI पे जा सकते हो। ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये एक टेक्निक है जिसमें हर एक बीज में एक एक स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है, तो ये मेल फैक्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे कि पैसा, टेसे, ये प्रोसीजर से स्पर्म्स हम डायरेक्टली टेस्टिस में से बाहर निकाल सकते हैं और इसके साथ साथ IVF करें तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इन शॉर्ट, फर्टिलिटी में पुरुष का स्त्री जितना ही रोल है। जल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने से और एक अच्छा डाइट अपनाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख सकता है। सिंपल मेडिसिन जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स कई केस में काम आ सकते हैं, पर अगर कोई सीवियर मेल प्रॉब्लम हो तो एडवांस ट्रीटमेंट लेने से जैसे कि IUI या IVF ICSI के साथ करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। थैंक यू।